मेरा एक बहुत ही क्लोज नेबर था, या यूं कहूं कि एक दीदी थी जो हमेशा तब फायदा उठाती थी जब मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं होते थे। वो मुझे अपने कमरे में खेलने के लिए ले जाती थी। एक बार जब मैं उनके घर गया तो उनके हाथ में एक पिंक कलर का जार था और उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो रहा था। वो थोड़ी अजीब लग रही थी। मेरा ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने टेबल पर बहुत सारे डिलीशियस डिशेस सजा दिए। मैंने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन पता नहीं क्यों उसके बाद मुझे बहुत तेज नींद आने लगी। जब मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे बेड वेटिंग के बाद फील करते हैं। और फिर मेरी बहन अचानक गायब हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो कहां गई जब तक कि मैं 18 साल का नहीं हो गया। उस दिन जब मैं स्कूल से लौटा तो मैंने उस नेबर को फिर से देखा, वही दीदी जो मुझे बचपन से बहुत प्यार करती थी। मैंने ऊपर देखा तो कोने वाला वो घर बिल्कुल अंधेरा था। फ्रंट डोर थोड़ा सा खुला था जहां से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और पैर कांपने लगे, लेकिन मैंने बाहर से खुद को संभाला। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मैं नॉक करना भूल गया, ट्रेसपासिंग के बारे में भूल गया और ये भी भूल गया कि हम सिर्फ नेबर्स हैं जो सालों से नहीं मिले थे। मैं बिना परमिशन के एक उम्मीद के साथ उन्हें ढूंढते हुए अंदर चला गया। हवा में खाने की खुशबू तैर रही थी और घर बिल्कुल साफ सुथरा था। दीदी ने पीछे मुड़ते हुए कहा, छोटा भुक्कड़ अपनी नाक के सहारे यहां तक आ ही गया। उनके लाल होंठों पर एक ऐसी एन्चांटिंग स्माइल थी जो इमेजिन करने से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उन्होंने कहा, बहुत वक्त बाद मिले ना लियो। मैं वहां बिल्कुल सुन खड़ा रहा। मेरी ढूंढली यादें धीरे धीरे साफ होने लगी थी। वो आज भी उतनी ही स्वीट, एलिगेंट और चार्मिंग लग रही थी। मैंने दबी आवाज में कहा, बहुत बहुत वक्त बाद लिन दीदी। पता नहीं क्यों मैं अचानक इतना नर्वस हो गया था। लिन दीदी ने मुझे देखा और मेरी शर्मिंदगी को समझ गई, जैसे उन्हें वही छोटा बच्चा याद आ गया हो जो हमेशा उनके पीछे दीदी दीदी करते हुए घूमता था। मैं बहुत नर्वस था उनके घर में इस तरह अचानक घुसने पर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस नॉन ब्लड रिलेटेड बहन के सामने कैसे बिहेव करूं। उनके स्माइल्स और जेस्चर्स में एक मैच्योर चार्म था। वो अभी भी काफी यंग लग रही थी, जैसे अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हो। मुझे याद आया कि वो मुझसे 5 साल बड़ी थी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, क्या तुमने खाना खाया? अपनी दीदी के साथ डिनर करोगे? बस रेडी ही है। मैंने थोड़ा हकलाते हुए जवाब दिया, मैंने अभी नहीं खाया, मुझे जॉब पर टेकआउट मिला था। लेकिन उन्होंने इतना सारा खाना बनाया हर था कि अगर नहीं खाते तो सब वेस्ट हो जाता। इसलिए मैंने अपना टेकआउट साइड में रखा और चेयर खींच कर बैठ गया। टेबल पर कई तरह के वेग और नॉन वेग डिशेस थे। बहुत समय बाद मैं ऐसा प्रॉपर डिनर देख रहा था। लिन दीदी ने मुझे एक बोल व्हाइट राइस सर्व किया और कहा, चलो टेस्ट करके बताओ कि मेरी कुकिंग पहले से खराब तो नहीं हो गई। मैंने चॉपस्टिक्स उठाए और एक बाइट ली। वो सॉल्टी और सेवरी टेस्ट मेरे स्टमक में जाते ही जैसे मेरी पुरानी यादें जग उठी। उनका खाना सच में लाजवाब था। मैंने कहा, ये बहुत डिलीशियस है दीदी, आप अभी भी बहुत अच्छा खाना बनाती हो। लिन दीदी ने अपना अप्रोन उतारा और मेरे सामने वाली चेयर पर बैठ गई। दीवार पर उनकी लंबी शैडो पड़ रही थी। उनके चेहरे पर वही वार्म स्माइल थी जो किसी का भी गार्ड डाउन कर दे। वो बड़े ही एलिगेंट तरीके से छोटे छोटे बाइट्स ले रही थी और उनकी नजर लगातार मुझ पर थी। उन्हें समझ आ गया था कि मैं भूखा तो हूं, पर शर्म की वजह से खुलकर नहीं खा रहा। उन्होंने चुपचाप मेरे बोल खत्म होने का वेट किया और फिर मुस्कुराकर पूछा, क्या पेट भर गया? एक और बोल लूं? मेरा पेट अभी भरा नहीं था, लेकिन टेंशन और थोड़े से प्राइड की वजह से मैंने मना कर दिया। नहीं थैंक यू दीदी, मेरा पेट भर गया है। लिन दीदी ने मेरी हिचकिचाहट को पहचान लिया। उन्होंने मेरे सामने से प्लेट ली और कहा, लाओ मैं थोड़ा और दे देती हूँ। मैंने राइस थोड़ा ज्यादा बना लिया था, वेस्ट जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने राइस सर्व किया और मेरे सामने रख दिया। मैं बिल्कुल सीधा सर झुकाकर बैठ गया, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो किसी बड़े के घर में मैनर्स दिखाने की कोशिश करता है। दीदी ने अपनी आवाज को और सॉफ्ट और फैमिलियर बनाते हुए कहा, लियो। मैंने दजेद होकर ऊपर देखा। उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने जवाब दिया, लिन दीदी। वो बदल जरूर गई थी, पर उनका केयर करने का तरीका वही पुराना था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आई सी, कितने आज्ञाकारी हो। अब मैंने अपनी शाइनेस को साइड में रखा और जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं सच में बहुत भूखा था। दीदी चुपचाप मेरे फीचर्स को ऑब्जर्व कर रही थी। मैंने अपना सेकंड बोल भी खत्म कर दिया, पर स्कूल और काम के बाद मेरा पेट अभी भी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हुआ था। टेबल पर रखे बाकी डिशेस मुझे टेम्प्ट कर रहे थे। दीदी ने मेरी सिचुएशन को देखते हुए मेरे सेल्फ एस्टीम को हर्ट किए बिना कहा, एक बोल और ले लो, अभी बहुत बचा है। मैंने उनके हाथ से प्लेट लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मैं खुद ले लूंगा दीदी, पर उन्होंने मना कर दिया। नहीं ठीक है, पास्ट में भी तो तुम्हारी दीदी ही तुम्हें सर्व करती थी ना। मैंने कहा, थैंक यू लिन दीदी, बस आधा बोल देना, मैं ऑलमोस्ट फुल हूं। लिन दीदी ने उस आधे बोल राइस को देखा। उन्होंने खुद तो बस कुछ ही बाइट्स खाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने उसी प्लेट से राइस सर्व किया जिसे उन्होंने यूज किया था। ये जेस्चर मेरे लिए थोड़ा बाउंड्री क्रॉस करने जैसा था। मेरा दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मुझे हाइजीन की चिंता नहीं थी, बल्कि एक इनडायरेक्ट किस वाली शाइनेस महसूस हो रही ही थी, वही सेंसिटिविटी जो इस एज के लड़कों में होती है। अब जब मैं 18 का होने वाला था तो बचपन की वो ना समझी खत्म हो चुकी है। मैं अब मर्द और औरत के बीच के डिस्टेंस को समझता था। मैंने खाना थोड़ा काम कर दिया। दीदी ने नोटिस किया कि मैं अब बड़ा हो चुका हूं और ऑपोजिट सेक्स से डिस्टेंस बनाना सीख गया हूं। उन्होंने मजाक में थोड़ा धीरे से कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे तुम्हें फिर से एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। मैंने तुरंत डर के मारे प्लेट उठाई और खाना शुरू कर दिया। नहीं 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 दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। खाना खत्म करने के बाद मैंने कहा,
मेरा पेट भर गया है, मैं डिशेस वॉश कर देता हूँ। दीदी ने हंसते हुए कहा, उसकी कोई जल्दी नहीं है, पहले अपनी दीदी से थोड़ी बातें करो, हम कितने सालों बाद मिले हैं। मैंने उन्हें देखा, वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, तो क्या मार्कस ने अपनी दीदी को याद किया? मैंने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। जब आप बिना बताए चली गई थी तो मैं बहुत उदास था। उन्होंने थोड़ा सैड होकर बताया, आई एम सॉरी। उस वक्त मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मुझे फ्यूनरल के अरेंजमेंट्स के लिए अचानक जाना पड़ा। वो मेरे लिए एक डिजास्टर जैसा था। मुझे उनके लिए बुरा लगा और मैंने सॉरी बोला, पर उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मार्कस तुम अभी सीनियर ईयर में हो, नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट हो जाओगे, क्या स्कूल में कोई लड़की पसंद है तुम्हें? तुम काफी हैंडसम हो, लड़कियां तो आगे पीछे घूमती होंगी। मैंने माना किया तो उन्होंने थोड़ा चिढ़ाते हुए पूछा, एक भी लड़की नहीं? अचानक मेरे दिमाग में सोफी का चेहरा आया। शायर मैं सोफी को पसंद करता था, पर मैंने हमेशा इस बात से इनकार किया था। मैंने दीदी से भी झूठ बोल दिया, नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हाथ पसीने से भीगे हुए थे। दीदी ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, अगले साल एग्जाम है, पढ़ाई पर फोकस करो। उन्होंने डिशेस उठाए और मुझे रेस्ट करने को कहा। मैंने उनसे कहा कि अगर उन्हें कुछ चाहिए हो तो नेक्स्ट डोर से मुझे बुला सकती हैं। जब दीदी किचन में बर्तन धो रही थी तो दरवाजा बंद होने की आवाज आई और उनके चेहरे से वो स्माइल अचानक गायब हो गई। पूरा घर एकदम ठंडा और खामोश हो गया। रात के 9:15 हो रहे थे। मैं अपने बेड के कोने पर बैठा था। पुराने एसी वाले कमरे में बहुत ठंड थी। दीदी से इस तरह मिलना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तभी अचानक दरवाजे पर एक हल्की सी नॉक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने लिन दीदी खड़ी थी। उनके हाथ में कपड़े थे और चेहरे पर वही वार्म स्माइल थी। उन्होंने कहा, मार्कस मेरे घर का पानी कट गया है, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकती हूँ शावर के लिए? और क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकती हूँ? मैंने तुरंत साइड होकर कहा, हाँ बिल्कुल लिन दीदी, आप मेरे कमरे में सो जाना। उन्होंने थैंक यू बोला और अंदर आई। मैंने उन्हें बाथरूम दिखाया और उन्हें एक नया ब्लू टॉवल ला कर दिया। दीदी ने पूछा, मार्कस तुम कहाँ सोओगे? मैंने कहा, मैं पापा के रूम में सो जाऊंगा, थोड़ा मैसी है पर मैं क्लीन कर लूंगा। आप शावर लेकर सो जाना, कपड़े बाहर ही छोड़ देना, मैं कल वॉश कर दूंगा। मैंने बाथरूम का ग्लास दूर बंद किया और उन्हें गुड नाइट कहा। इस पुराने घर की साउंड प्रूफिंग बहुत खराब थी। अपने कमरे में बैठकर भी मुझे बाथरूम से गिरते हुए पानी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। घर के बाकी हिस्से ठंडे लग रहे थे, लेकिन बाथरूम के अंदर का सीन बिल्कुल अलग था। पानी गिरने की आवाज मुझे बार बार वही सब याद दिला रही थी। सब कुछ बहुत सरियल लग रहा था। जब मैं सिंक के पास गया तो मेरी नजर प्लास्टिक बिन पर पड़ी। वहां एक छोटा ब्लैक गारमेंट और दीदी के अंडरगारमेंट्स रखे हुए थे। ये देखकर मेरा चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया। मैंने तुरंत अपना सर घुमाया, टॉवल को ठंडे पानी में भिगोया और अपने चेहरे पर लगाया ताकि मेरा ध्यान भटक सके। जब मैं नॉर्मल होकर कमरे में लौटा तो लिन दीदी मेरे बेड के पास खड़ी थी और उनके हाथ में मेरा फोन था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा फोन कई बार बज रहा था इसलिए मैंने उठा लिया, किसी लड़की का कॉल था, उसका आवाज बहुत प्यारी है, लगता है वो खुद भी बहुत खूबसूरत होगी। उन्होंने मुझे इस तरह कॉट ऑफ गार्ड कर दिया कि मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने उन्हें बताया, वो मेरी एक दोस्त है सारा, उसने मेरी बहुत मदद की है। दीदी ने मुझसे पूछा, तो क्या तुम सारा को पसंद करते हो? मैंने बड़े ही नॉर्मल तरीके से जवाब दिया, नहीं दीदी, मैंने उसके लिए कभी वैसा फील नहीं किया। और ये सच भी था, मैंने कभी हमारे बीच किसी रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में सोचा ही नहीं था। उसका परिवार बहुत अमीर था, वो दिखने में खूबसूरत थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। मेरे लिए उसकी दोस्ती ही सबसे बड़ी चीज थी। तभी लिन दीदी मेरे और करीब आई। वो मुझसे थोड़ी लंबी थी। उनके ढीले ढला पजामस में से उनका सिलुएट्टे हल्का सा नजर आ रहा था। अचानक उन्होंने मुझे हक कर लिया। उन्होंने अपने हाथ मेरे गले में डाल दिए और अपना चेहरा मेरी चेस्ट पर टिका दिया। उनके बदन से गुलाब की वही पुरानी खुशबू आ रही थी। उन्होंने कहा, मार्कस तुम्हारी दीदी आज बहुत खुश है। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। उनका जिस्म बहुत सॉफ्ट और वार्म था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे अभी भी वही इनोसेंट छोटा बच्चा समझती हैं जिसे कुछ पता नहीं होता। उनके जेस्चर्स में कोई बाउंड्री या डिस्टेंस नहीं दिख रहा था। शायद सालों बाद मिलने की एक्साइटमेंट थी, लेकिन मुझे उन्हें याद दिलाना जरूरी लगा। मैंने धीरे से कहा, लिन दीदी मैं अब 17 साल का हो गया हूं। मैंने उनके एम्ब्रेस से थोड़ा पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे और टाइटली पकड़ लिया। उन्होंने कहा, आई एम सॉरी, पर मुझे पुराने मार्कस की आदत है। पुराने मार्कस को तो गले लगना बहुत पसंद था। कम से कम अपनी दीदी को थोड़ी देर तो ऐसे ही रहने दो। उनकी आवाज बहुत स्वीट थी, लेकिन उस अंधेरे में उनकी आंखों में एक अजीब सा ठंडपन और स्टबर्ननेस थी। वो हग लगातार 1 मिनट तक चलता रहा। फिर दीदी ने मुझे छोड़ दिया और कमरे से बाहर चली गई। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई। इतने सालों का अकेलापन जैसे एक ही रात में गायब हो गया था। नींद में मुझे बचपन के हसीन सपने आने लगे। वही केला के पेड़ों की छाव, जहां कपड़े पहने लिन दीदी मेरे साथ खेलती थी, मेरा होमवर्क करवाती थी और मुझे अपने घर पर खाना खिलाती थी। उस छोटे बच्चे को जेंडर डिफरेंसेस का कोई पता नहीं था। मैं बस उनके पीछे घूमता रहता था, क्योंकि मुझे वो स्कूल की बाकी लड़कियों से सबसे ज्यादा खूबसूरत और समझदार लगती थी। मुझे याद आया जब एक बार मेरे फादर के साथ झगड़ा हो गया था। मैं गुस्से में पैर पटकता हुआ घर का दरवाजा बंद करके लिन दीदी के घर भाग गया ना। मेरे फादर जब मुझे ढूंढते हुए आए तो मैंने दीदी की कमर को टाइट पकड़ रखा था। मेरे फादर ने लाचार होकर दीदी से कहा था कि इस जिद्दी बच्चे को थोड़ा समझाओ। दीदी ने मुस्कुराकर हाँ कहा और उस रात उन्होंने मुझे अपने साथ सुलाया। मुझे बड़े प्यार से समझाया कि मुझे पापा की बात माननी चाहिए। उनका वो हग इतना सेफ और वार्म था कि मैंने तुरंत उनकी बात मान ली और अगले दिन अपने फादर से माफी मांग ली। अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो सुबह की धूप कमरे में आ रही थी। मैंने देखा कि लिविंग रूम के कर्टन्स खुले थे और लिन दीदी हाथ में राइस पॉरेज का बोल लेकर खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं नीचे से ब्रेकफास्ट लेने गई थी, चलो गरम गरम खा लो। मुझे सुबह उठकर घर में किसी और का होना अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं दजेद हालत में टेबल पर बैठा और पॉरेज का एक सिप लिया।
वो सॉल्टी और फ्रेग्रेंट टेस्ट बहुत लाजवाब था। मैंने उनसे कहा, मैं कल आपके लिए खुद खाना बनाऊंगा, आज इंग्रेडिएंट्स थोड़े कम थे। दीदी ने अपना चेहरा अपने हाथ पर टिकाया और मुझसे थोड़े शिकायत वाले लहजे में कहा, मार्कस, तुमने इन सालों में अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखा ना, कितने पतले हो गए हो। अब मैं आ गई हूं तो मैं तुम्हारा पूरा खाना पीना सही करूंगी। तुम बचपन में भी तो मेरे घर खाना मांगने आते थे, याद है? मैंने शर्माते हुए कहा, थैंक यू लिन दीदी। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद दीदी ने सारे डिशेस समेटे और कहा, तुम पहले रेडी हो जाओ, मैं डिशेस क्लीन करके तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगी। कुछ देर बाद हम दीदी की एक लग्जरी कार में स्कूल पहुंचे। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा था और स्कूल के बच्चे हमारी तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। मुझे दीदी के पास्ट के बारे में या उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं पता था, पर इतना साफ था कि अब उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी थी। वो एक बड़े अमीर घराने से लग रही थी। मैंने कार का दरवाजा खोला और कहा, गुड बाय दीदी, शाम को मिलते हैं। मैं जल्दी से क्लासरूम की तरफ भागा। क्लास में सारा पहले से आकार बैठी थी। वो हमेशा की तरह बहुत काम और ब्यूटीफुल लग रही थी। मैंने अपना बैग रखा और खुद को संभालने की कोशिश की। तभी बेल बज गई और सभी बच्चे अपनी बुक्स खोलकर पढ़ने लगे। मैंने अपनी इंग्लिश की बुक खोली, पर मेरी नजर बार बार सारा पर जा रही थी। उसने अपने बाल कान के पीछे किए हुए थे, जहां उसकी सिल्वर ईयरिंग चमक रही थी। कल रात तक तो मुझे लगता था कि मैं सारा को सिर्फ एक अच्छी दोस्त मानता हूं, लेकिन जब से दीदी ने लाइकिंग का टॉपिक उठाया था, तब से मेरे अंदर का तूफान रुक नहीं रहा का। मेरा दिमाग बार बार इनकार कर रहा था, पर मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था कि मैं सारा को पसंद करता हूं। मेरी लिप्स अचानक हिले और मेरे मुंह से धीरे से निकला, सारा। नॉइज के बीच भी सारा ने सुन लिया और मेरी तरफ मुड़कर हैरानी से देखा। क्या हुआ? मैंने नर्वस होकर तुरंत अपना चेहरा टेक्स्ट बुक के पीछे छुपा लिया और कहा, नहीं, कुछ नहीं। ब्रेक के वक्त मैं डेस्क पर सर रखकर सोने का नाटक कर रहा था। तभी एक बहुत ही प्यारी आवाज आई, रायन। मैंने सर उठाया तो सारा मेरे सामने खड़ी थी। उसके हाथ में पानी का ग्लास था। उसने कहा, मैं बस अभी आई। जब वो लौटी तो उसने बड़े ही सॉफ्ट हाथ से मेरे शोल्डर पर थपथपाया। उस टच से मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। सारा ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? आज सुबह से बहुत डाउन लग रहे हो, क्या रात को सोए नहीं सही से? मैंने बहाना बनाते हुए कहा, हाँ, थोड़ा स्लीपी हूं, लॉन्ग ब्रेक में सो जाऊंगा। सारा ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, क्लास शुरू होने वाली है। उसका ये टच बिल्कुल अलग था, लिन दीदी के टच से बिल्कुल अलग। लास्ट पीरियड सेल्फ स्टडी का था। सारा ने अपनी मार्ट एग्जाम की शीट मेरी तरफ सरकाई और एक बड़े क्वेश्चन पर उंगली रखकर पूछा, रायन, क्या तुमने ये किया है? मुझे थोड़ा समझा दो ना। मैंने हाँ कहा और समझाने लगा। सारा मेरे बहुत करीब आ गई थी। हमारे शोल्डर्स एक दूसरे से ब्रश हो रहे थे। जब मैं पेंसिल से लाइन ड्रॉ करके उसे थ्योरम समझा रहा था तो हमारे फोरहेड ऑलमोस्ट टच हो रहे थे। मैं थोड़ा सा नजर घुमाता तो उसका चार्मिंग प्रोफाइल साफ दिखता। वो अपने होंठ दबाकर बड़े सीरियस होकर समझ रही थी। उसका ब्यूटी फ्लैशी नहीं था, बल्कि एक झील के साफ पानी जैसा पूरे था। मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा था, पर बार बार मेरा ध्यान उसके चेहरे पर जा रहा था। जब हम आधी प्रूफ तक पहुंचे तभी अचानक स्कूल की डिसमिसल बेल बज गई। सभी बच्चे अपना बैग पैक करने लगे, पर सारा ने मेरी आंखों में देखकर कहा, पहले पूरा एक्सप्लेन कर, वैसे भी अभी बाहर बहुत भीड़ होगी। मैंने नोट किया और हमने अपना मार्ट प्रॉब्लम लवे करना कंटिन्यू रखा। सारा ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बिल्कुल सफेद, नरम और हल्का सा ठंडा था। मैं एकदम सुन्न हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मेरी गर्दन से लेकर चेहरे तक शर्म से लाल हो गया। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर उसने पूरी ताकत से उसे पकड़ रखा था। उसका टच बहुत स्मूथ था। वो मुझे बिल्कुल एक शिकारी की तरह देख रही थी, जिसने अपना कीमती शिकार पकड़ लिया हो। सारा ने कहा, रायन, तुम्हारे हाथ की स्किन बहुत ड्राई हो रही है। मेरा रिएक्शन देखकर वो काफी सेटिस्फाइड लगी और मजाकिया ढंग से मुस्कुराकर अपना बैग पैक करने लगी। हम दोनों स्कूल से बाहर निकालने लगे, पर मेरे हाथ में अभी भी वही टच महसूस हो रहा था। सारा मेरे बिल्कुल पास चल रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। स्कूल के एंट्रेंस पर एक फैमिलियर ब्लैक कार खड़ी थी और उसके पास एक लड़की खड़ी थी। वो लिन दीदी थी। वो देखने में बहुत यंग और एलिगेंट लग रही थी, पर उनकी गहरी आंखों में एक अजीब सा ठंडापन था, बिल्कुल चाकू की धार जैसा। वैसे तो दीदी हमेशा स्वीट और काइंड दिखती हैं, पर उन्होंने हमें दूर से साथ आते देख लिया था। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, उनका ठंडापन अचानक गायब हो गया और उन्होंने सॉफ्ट वॉइस में कहा, रायन, तुम आ गए? चलो, तुम्हारी दीदी तुम्हें घर छोड़ देगी। मैंने कहा, नहीं दीदी, आप जाओ, मुझे और सारा को अभी काम पर जाना है। दीदी ने सारा की तरफ देखा तो मैंने बताया कि ये मेरी डेस्कमेट है। सारा ने जानबूझकर डेस्कमेट वर्ड पर ज्यादा जोर दिया और कहा, हेलो सिस्टर, मेरा नाम सारा है। लिन दीदी ने मुस्कुरा कर कहा, रायन ने तुम्हें बहुत परेशान किया होगा ना? ये बचपन से थोड़ा क्लमसी है, हमेशा मेरे पीछे घूमता रहता था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा, जैसे वो दिखाना चाहती हो कि हम कितने क्लोज हैं। सारा ने पूछा, आप बहुत यंग लग रही हैं, क्या अभी कॉलेज ग्रेजुएट किया है? दीदी ने कहा, हाँ। और आते ही मुझे रायन की चिंता होने लगी। ये इतना भोला है कि कोई भी इसे ठग सकता है। उनकी बातों में एक हिडन मीनिंग था। सारा ने बीच में बोलते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, रायन लड़कियों से बहुत कम बात करता है, बस मुझसे ही थोड़ा खुलकर बोलता है। और आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? दीदी ने जवाब दिया, मैं तो हमेशा रायन के बारे में सोचती रही, बॉयफ्रेंड का टाइम कहाँ मिला। फिर उन्होंने सारा से पूछा कि क्या स्कूल में रायन किसी को पसंद करता है? सारा ने इनोसेंटली सर हिलाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि ये किसी को पसंद करता है। दीदी ने फिर से मेरे सर को टच करने के लिए हाथ उठाया, पर तभी सारा ने मेरा हाथ टाइट पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, हमें देर हो रही है, काम पर जाना है, गुड बाय सिस्टर। दीदी ने ड्राइविंग का ऑफर दिया, पर सारा ने मना कर दिया। मैंने पीछे मुड़कर दीदी को वेव किया, गुड बाय दीदी, रात को मिलते हैं। दीदी ने हैंड वेव किया, पर उनके चेहरे पर फिर से वही गहरा ठंडापन आ गया था। रात को जब मैं घर लौटा तो डिनर रेडी था। टेबल पर बहुत सारे डिशेस थे। दीदी मेरे सामने बैठी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी लाली थी और वो मुझे खाता हुआ देखकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने मुझे पानी का ग्लास दिया और कहा,
बहुत भूख लगी होगी ना? मैंने कहा, हाँ दीदी, आपका खाना पहले से भी ज्यादा टेस्टी है। तभी दीदी ने कबर्ड से रेड वाइन की बोतल निकाली। मैंने तुरंत कहा, दीदी मैं माइनर हूं, मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया और मुझे अल्कोहल पसंद नहीं है क्योंकि ये दिमाग को सुन्न कर देता है। दीदी ने ग्लास पर फिंगर टैप करते हुए कहा, तो क्या तुम जानते हो लोग ड्रिंक क्यों करते हैं? क्योंकि अल्कोहल इंसान को सारे दुख, दर्द और चिंता भुला देता है। उन्होंने ग्लास में रेड वाइन डाली और उसे मेरे पास लाई। उनकी खूबसूरत आंखों में एक अलग ही नशा और अट्रैक्शन था। उन्होंने कहा, थोड़ा सा टेस्ट करके देखो, अपनी दीदी के साथ हो तो चिंता की क्या बात है। वो उनकी स्वीट आवाज और बातों में आकर मैंने ग्लास उठाया और एक छोटा सिप लिया। वो लिक्विड मेरे पेट में जाते ही जैसे मेरे नर्व स्टिमुलेट हो गए। दीदी ने पूछ, कैसा लगा? मैंने दजेद होकर कहा, बहुत इंटेंस है। दीदी ने मेरे ग्लास में और वाइन डाल दी। मेरा होश धीरे धीरे खोने लगा था। उन्होंने मेरे चेहरे को टच किया और उनकी नरम हथेलियां मेरे स्किन पर फील हुई। उन्होंने बहुत ही दबी आवाज में कहा, रायन, तुम्हारी दीदी तुम्हारा ध्यान रखेगी। उनके मुंह से अल्कोहल और परफ्यूम की मिक्स खुशबू आ रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम ड्रंक हो गए हो और चाहिए? मैंने नशी में जवाब दिया, मैं ड्रंक नहीं हूं दीदी, वाइन अच्छी है। मैंने एक्टिंग टफ करने के चक्कर में ग्लास उठाया, पर मेरा होश पूरी तरह खो चुका था। ग्लास टेबल पर एक आवाज के साथ गिरा और वाइन पूरे टेबल पर फैल गई। दीदी ने मेरा नाम पुकारा, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं टेबल पर ही ढेर हो गया था। दीदी ने नैपकिन से मेरे होंठों के पास से वाइन साफ की और मुस्कुराकर कहा, इतना कम टॉलरेंस है और फिर भी पीटी हो। किसी और के सामने ऐसा करते तो ठीक नहीं होता। उन्होंने मुझे दोनों हाथों से उठाया और बेडरूम में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। वो मेरे ऊपर झुकी और मुझे देखने लगी। वही चेहरा जो उनके दिमाग में सालों से था। वो मुझे पूरी तरह पोजेस करना चाहती थी, अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी। उन्होंने मेरा जैकेट उतारा और अपना हाथ मेरी शर्ट के अंदर डाला, मेरी स्किन की वार्मथ को फील करने के लिए। फिर उन्होंने मुझे ब्लैंकेट उठाया और बाहर चली गई, टेबल साफ करने। उन्हें लग रहा था कि अब मैं पूरी तरह उनका हूं, कोई मुझे उनसे नहीं छीन सकता। दीदी ने शावर लिया, एक लूज रोप पहना और मेरे पास आकर मुझे टाइट हग कर लिया। मुझे इस तरह अपने पास पकड़कर उन्हें बहुत सुकून मिल रहा था, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उनके दिल में हमेशा से ये था कि मैं सिर्फ उनका हूं। पिछली बार उन्होंने मौका गवा दिया था और 10 साल तक तड़पी थी। इस बार जब हम मिले तो मेरे साथ एक दूसरी लड़की थी जो उनसे काम खूबसूरत नहीं थी। इसलिए उन्होंने पागलपन और ऑब्सेशन में ठान लिया था कि वो अपना हक वापस लेकर रहेंगी। उन्होंने मेरे फोरहेड और चीक्स पर किस किया और मेरे पास ही सो गईं। सुबह जब उनकी आंख खुली, मैं अभी भी उनकी बाहों में मासूमियत से सोया हुआ था। वो अपने इस लक पर बहुत खुश थी। भले ही उन्होंने मेरे साथ चालाकी की थी, पर वो चाहती थी कि ये वक्त यहीं रुक जाए। वो बेड से उठी, उन्होंने कपड़े बदले और किचन में ब्रेकफास्ट बनाने चली गईं। उन्होंने मेरे लिए रेड राइस पॉरेज और कुछ साइड डिशेस बनाए। एक सिंपल और कोजी ब्रेकफास्ट, बिल्कुल उन सालों की तरह जो कभी सुकून भरे हुआ करते थे। मैं अभी भी गहरी नींद में था क्योंकि कल रात का नशा बहुत गहरा था। दीदी फिर से बेड के पास आए और मेरे चेहरे के पास झुककर मेरे अलोन को हटाने लगी। सुबह दीदी के बाल मेरे गाल पर ब्रश हुए और उन्होंने मेरे कान में धीरे से कहा, रायन, उठने का वक्त हो गया है। मेरी होश धीरे धीरे वापस आई। मैंने अपनी भारी आंखें खोली तो देखा लिन दीदी मेरे ऊपर झुकी हुई थी। सुबह की धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी और उनकी नजर बहुत सॉफ्ट थी। कल रात की बात याद आते ही मैं डर गया और शर्म से अपना सर झुका लिया, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसने कोई गलती की हो। मैंने कहा, दीदी आई एम सॉरी कल रात के लिए, मैंने शायद थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। क्या मैंने आपको बहुत परेशान किया? दीदी ने मेरे सर पर हाथ फड़ते हुए कहा, उसकी कोई चिंता मत करो। क्या मैंने ही तुम्हें ड्रिंक करने के लिए नहीं कहा था? वैसे ड्रंक रायन बहुत अडोरेबल लगता है, एकदम शांत और मासूम। वो बड़े ही डिस्क्रीट तरीके से मेरी लाइफ को फिर से नॉर्मल कर रही थी। ब्रेकफास्ट के वक्त उन्होंने बताया, रायन, मुझे काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, क्या तुम पीछे से घर का ध्यान रख सकते हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल दीदी, इतने सालों से मैं अकेले ही तो रह रहा हूं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये तो है, थैंक यू रायन, जब तक मैं बाहर हूं अपना ध्यान रखना, अच्छा खाना और ठंड से बचना। मैंने उन्हें एश्योरेंस दी और उन्होंने खुशी खुशी अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और मुझे स्कूल छोड़ दिया। आज मैं स्कूल थोड़ा लेट पहुंचा था। अपनी सीट पर बैठकर जब मैंने होमवर्क आगे बढ़ाया तो मेरी नजर जस्टिन पर पड़ी। वो अभी भी थोड़ा बीमार लग रहा था, पर उसकी रंगत कल से बेहतर थी। चेहरे पर एक हेल्दी फ्लश था। वो ठंड के मौसम में किसी खूबसूरत फूल जैसा लगता था। जस्टिन ने अपनी बुक निकाली और मुझसे पूछा, आज इतना लेट क्यों हो गए? मैंने उससे कुछ छुपाया नहीं और सच बता दिया, यार कल रात मैं ड्रंक हो गया था। मैंने बड़े ही काम टोन में बताया क्योंकि वो मेरा एक अच्छा दोस्त था और मैं उस पर ट्रस्ट करता था। जस्टिन ने अपनी बुक नीचे की और बड़े इंटरेस्ट से पूछा, रायन तुम ड्रिंक करते हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। मैंने कहा, कल पहली बार ट्राई किया था और पता चला कि मेरा अल्कोहल टॉलरेंस बहुत ही खराब है। बस 3 सिप्स में ही मैं ढेर हो गया। मुझे लगता है मैंने लिन दीदी को बहुत परेशान किया। तुम ढेर हो गए? जस्टिन ने डाबी आवाज में ये वर्ड रिपीट किया। ये सुनकर उसके अंदर एक अजीब सी जलन और गुस्सा भर गया, पर उसे निकालने का कोई रास्ता नहीं था। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और मेरी बॉडी को चेक करने लगा कि कहीं उस औरत ने कोई निशान तो नहीं छोड़ा। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? जस्टिन ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया और अपना सर झुका लिया ताकि मैं उसकी आंखों का गुस्सा और रिजेंटमेंट ना देख सकूं। उसने अपना हाथ इतना टाइट बंद किया कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। वो लिन दीदी की लालच को समझ सकता था क्योंकि उसके अंदर भी मुझे पाने की वही दीवानगी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि दीदी इतनी अग्रेसिव हो जाएंगी और मुझे इस तरह ट्रैप में फंसा लेंगी। उसके अंदर एक तलब थी मुझे अपना बनाने की। वो जानता था कि मैं खुद से कभी अपना प्यार कन्फेस नहीं करूंगा क्योंकि मेरी इनसिक्योरिटी मुझे पीछे खींच लेगी। जस्टिन अब तक सही वक्त का वेट कर रहा था, पर अब सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा रही थी। अब वो चुप नहीं बैठ सकता था। वीकेंड पर मेरा घर फिर से वही ठंडा और अकेला था। खिड़की से नीचे नेबरहुड के बुजुर्गों की आवाज आ रही थी। वो लोग एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। एक बहुत पुराने बुजुर्ग ने पाइप पीते हुए कहा,
वो लड़की बहुत अच्छी और पोलाइट है और लगता है वो रायन को पसंद करती है। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। दूसरे ने जवाब दिया, क्या बकवास कर रहे हो, रायन अभी पढ़ाई की उम्र में है। फिर पहले वाले ने कहा, तुम्हें क्या पता, वो लड़की किसी बड़े अमीर घर की लगती है, पता नहीं इस खंडर जैसे इलाके में क्यों रह रही है। रायन और उसका सोशल क्लास बिल्कुल अलग है। सोफी वहां से चुपचाप गुजरी। उसने उनकी बातें सुनी पर उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं। वो डार्क स्टेयर्स चढ़कर ऊपर आई और मेरे दरवाजे पर नॉक किया। मैंने दरवाजा खोला तो उसे देखकर सरप्राइज हो गया। सोफी, तुम! मैंने उसे पोलाइट तरीके से अंदर बुलाया। उसने मुस्कुराकर कहा, अकेले होमवर्क करना बहुत बोरिंग लग रहा था, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने थे और मैं तुम्हारी इंग्लिश में भी हेल्प कर दूंगा। उसके हाथ में एक प्लास्टिक बैग और बैकपैक था। उस बोरिंग दिन पर अपनी पसंदीदा लड़की को देखना ही मेरे लिए खुशी की सबसे बड़ी वजह थी। मैंने टेबल साफ किया और आधा स्पेस यूज दे दिया। उसने बैग टेबल पर रखा और कहा, ये टैंजरीन्स मैं अभी खरीद कर लाई हूं, एक ट्राई करो। मैंने एक खाया, वो बहुत स्वीट और डिलीशियस था। मैंने उसे थैंक यू बोला तो उसने स्वीट स्माइल के साथ कहा, ये सारे तुम्हारे लिए ही हैं। मैंने टैंजरीन साइड में रखे और होमवर्क पर फोकस करने का नाटक करने लगा। तभी सोफी ने अचानक पूछा, रायन, क्या बेला सामने वाले अपार्टमेंट में रहती है? वो अक्सर तुम्हारे लिए खाना बनाने आती है ना? मैंने थोड़ा हंसते हुए कहा, हाँ, वो मेरी बहुत केयर करती है। शायद किस्मत मेरा बदला चुका रही है। सोफी ने थोड़ा रुककर पूछा, और मैं, क्या मैं भी उसमें आती हूँ? मैं थोड़ा हकला गया और समझ नहीं आया क्या जवाब दूं। ये पहली बार था जब मैं किसी लड़की को इतना पसंद करता था, पर मुझ में कन्फेस करने की हिम्मत नहीं थी। मुझे डर लगता था कि कॉलेज के बाद हम दोनों अलग वर्ल्ड्स में चले जाएंगे और कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। ये सोचकर ही मेरा दिल दुखने लगता था। मुझे लगता था कि सोफी और बेला दोनों मेरी लाइफ में बस कुछ समय के लिए हैं, मैं उन्हें डिजर्व नहीं करता। तभी सोफी ने लिखना बंद किया और मुझसे डायरेक्टली पूछा, तो क्या तुम चाहोगे कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूं? और अचानक उसने अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा कप किया और मेरे गालों को नरम सहारे से स्ट्रोक करने लगी। मैं बिल्कुल कांप गया। मैंने कहा, सोफी, क्या हुआ? ये टच बहुत इंटीमेट था। उसने मुझे अपनी ब्राइट आंखों में देखने पर मजबूर किया और पूछा, रायन, क्या कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद हमें हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा? क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहना नहीं चाहते? मैंने क्लमसी तरीके से जवाब दिया, ऑफ कोर्स मैं चाहता हूं, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मेरा ये जवाब सुनकर उसके अंदर का इंपल्स और बढ़ गया। वो चेयर से उठी, मेरे और पास आई और मेरी आंखों को टच किया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा मार्डनेस था जो मुझे दजे कर रहा था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आई एम सॉरी। मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। उसने अपने गुस्से और मार्डनेस को कंट्रोल किया, हाथ हटाया और वापस बैठ गई और पढ़ने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं बिल्कुल हैरान बैठा रहा। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी और कमरे में एक शांति फैल गई थी। सोफी ने डाबी आवाज में अपना हाथ बंद किया। उसकी हथेली पर उसके नेल्स के लाल निशान पड़ गए थे। दोपहर का वक्त हो गया था। मैंने कहा, लंच का टाइम हो गया है, मैं कुछ कुक करता हूं, पर ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। सोफी ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुक करती हूं ना, मुझे अपनी कुलिनरी स्किल्स पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हें सिखाता भी जाऊंगी। हम दोनों किचन में गए। उसने मुझे चिलीज चॉप करने को कहा। मेरे हाथ में नाइफ बहुत क्लमसी लग रहा था क्योंकि मैं बिगिनर था। सोफी ने जब देखा कि मैं चिलीज बहुत मोटी काट रहा हूं तो वो मेरे पास आई और अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया।